हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी में आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं समास। और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं इसमें हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बसंत भाग 2 का एक चैप्टर रिवाइज किया था। तो आज की क्लास में हम समास को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो समास हम पढ़ रहे हैं। और बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आपका भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा। फिर हमने वर्ण विचार पढ़ा। फिर हमने शब्द विचार पढ़ा। इसके बाद हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कारक हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम यहाँ समास पढ़ रहे हैं। तो समास का अर्थ क्या होता है और इसका काम क्या है, क्यों हम हिंदी व्याकरण में या भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ व्याकरण में नहीं, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है समास का। तो समास का अर्थ होता है कि संक्षिप्त या छोटा करना। हम हिंदी भाषा में शब्दों को छोटे करते हैं, शब्दों को कम करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको कोई निबंध लिखना होता है, आगे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर जब निबंध लिखेंगे तो आपको शब्दों की बॉन्डिंग की बंधन दिया जाता है कि आपको 250 शब्दों में किसी विषय पर व्याकरण निबंध लिखना है, या फिर किसी प्रश्न का उत्तर जो है आपको इतने शब्दों में देना है। या आपको शब्द जो है वहां पर दिए जाते हैं कि इतने शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो वहां पर आपको समास काम आता है, क्योंकि समास का काम ही होता है छोटा करना, शब्दों को कम करना। तो यहाँ से समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल किया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को का मेल करते हैं तो यहाँ पर इनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो समास का अर्थ क्या है, भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक है। भाषा को जो है शॉर्ट करना, शब्दों को कम करना। जब आप अधिक बात को कम शब्दों में लिखना चाहते हैं, यानी कम शब्दों में आप अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा बात जो है आप कहना चाहते हैं, तो वहां पर आपको समास का प्रयोग करना पड़ेगा। और समास इसमें सहायक होता है, अर्थात शब्दों को कम करने में समास काम आता है। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी बात और पूर्ण बात कही जाती है। समास के द्वारा आपके शब्द कम होते हैं लेकिन बात आप पूरी ही कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण है, दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन डैश रात, यानी एक शब्द तो कम कर दिया आपने यहाँ से, ठीक है। तो दिन डैश रात एक समस्त पद यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनता है उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। और जो सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ समास की बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समास। और देखिए, समास का काम होता है समास। समास क्या होता है, देखिए जैसे हमने कहा था दिन और रात। तो समास क्या करता है बच्चों, इसको हम जब इसका समास करेंगे तो हम इसे क्या लिखते हैं, दिन डैश रात। तो इससे आपका एक शब्द तो कम हो गया, ये आपका समास है। और इसको हम क्या कहते हैं, समस्त पद। इस समस्त पद में एक प्रथम पद होता है और दूसरा आपका
द्वितीय पद। प्रथम पद को आप कहते हैं पूर्व पद और द्वितीय पद को आप कहते हैं उत्तर पद। ठीक है। तो समास का काम क्या है? शब्दों को कम करना। और जब हम समास करते हैं इसे समस्त पद कहा जाता है। एक और उदाहरण, जैसे रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। यहाँ पर 4 शब्द हैं, है ना? रसोई के लिए घर। अब इसका समास जब आप करते हैं क्या लिखते हैं? रसोई घर। रसोई घर एक शब्द इसको आप लिख लेते हैं, एक शब्द में इसको लिख लेते हैं, रसोई घर। ठीक है। अब ये तो आपका क्या है? ये शब्द हैं। और ये आपका क्या है? ये आपका समास हुआ है। इसको आप समस्त पद कह सकते हैं या फिर इसको सामासिक पद भी कहा जाता है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? सामासिक पद। अब इसमें 2 पद होंगे, रसोई अलग हो गया और घर आपका अलग हो गया। तो इसमें आपका पूर्व पद हो गया क्या? रसोई। इसमें आपका उत्तर पद हो गया क्या? घर। ये आपका उत्तर पद है। तो समास क्या करता है? समास जो है शब्दों को कम करता है, शब्दों को छोटा करता है। और जब हम समास करते हैं, जैसे दिन और रात में से हमने और को यहाँ से क्या कर दिया? कम कर दिया, डैश लगा दिया। तो जो आपको मिलता है यहाँ जब आप समास करते हैं, इसको समस्त पद या फिर इसको सामासिक पद कहा जाता है। इसको सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर हमने सीधे क्या लिखा? रसोई घर। ये आपका समास है और इसको सामासिक पद कहते हैं या इसको समस्त पद कहते हैं। इसका प्रथम पद आपका पूर्व पद कहलाता है जो कि रसोई है, और द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है जो कि आपका क्या है? घर है। तो अब आपको समास यहाँ से समझ में आया होगा कि समास क्या होता है। तो जो पद 2 या 2 से अधिक शब्दों को जो है हम संक्षेप या संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, छोटे रूप में लिखते हैं, उसे समास कहा जाता है। इसमें हम शब्दों को कम करके, लेकिन अर्थ में देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन और रात में और दिन डैश रात में, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आएगी। ठीक है। तो इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? कि समास में मुख्यतः 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। समास में मुख्यतः 2 पद होते हैं। पहला पूर्व पद एवं दूसरा उत्तर पद। ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे कि पहले पद को पूर्व पद व दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जो पहला पद होगा उसे पूर्व पद
और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे आपका पूजा घर, ठीक है, ये आपका क्या है, एक सामासिक पद है। और देखो जब आप इसका समास विग्रह करेंगे यानी कि इसको तोड़ेंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे तो पुनः ये आपकी अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी। ये आपका सामासिक पद है, समास किया है। तो पूजा के लिए घर, अब देखो यहाँ पर ये आपके विभक्ति चिन्ह भी हैं। के लिए क्या है, विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। और इस पूजा घर में दो पद हैं, पहला पद है पूजा और दूसरा पद है घर। तो पूजा यहाँ पर पूर्व पद और घर आपका क्या है, उत्तर पद है। घर आपका उत्तर पद है। तो पूर्व पद और उत्तर पद इसमें दो आ गए हैं, ठीक है। तो समास में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे देखिए समास के भेद। समास के भेद, समास के भेद। समास के मुख्यतः छह भेद हैं। इसके छह भेद हैं। तो छह भेद कौन कौन से हैं? पहला, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, द्वंद्व समास। चौथा, द्विगु समास। ठीक है। कर्म धाराएं, समास एवं छठा आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो समास के मुख्यतः छह भेद हैं, जिसमें आपके अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि। आइए इसको हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ ली हैं, यही आपको बताया है। और देखो जब आप समास विग्रह करते हैं, देखिए क्या लिखा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनता है, एक नया शब्द बनता है, उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं, जिसको हम समास कह रहे थे, ठीक है। और समास होने के बाद वो आपका सामासिक या समस्त पद कहलाता है।
सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। यानी कि पुनः जैसे आपने कहा ना यहाँ पर रसोई घर, ये आपका सामासिक पद है, समस्त पद है। इसका विग्रह करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, समास रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर ये आपका यहाँ पर एक समास विग्रह कहलाता है। यानी कि अगर किसी विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है तो विग्रह करने पर पुनः आपको वो मिल जाता है। यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था और अब आपको ये मिल जाएगा। तो लिख लीजिएगा कि दो या दो से, यहाँ से लिखेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनता है, यानी यहाँ पर आपके जो विभक्ति चिन्ह हैं वो लोप हो जाते हैं और उनसे जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। और जो सामासिक शब्दों का संबंध है वो व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों द्वारा आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिखेंगे, धन संपन्न, ये एक समस्त पद है और इसका जब आप विग्रह करेंगे तो आपको विभक्ति चिन्ह मिलेगा जो कि धन से संपन्न है। धन से संपन्न। रसोई घर समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए घर। और रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, जिसमें पहला पूर्व पद और दूसरा आपका उत्तर पद कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ समस्त पद हैं और इन समस्त पदों के पूर्व पद और उत्तर पद लिखे गए हैं, साथ में आपके समास विग्रह भी लिखे गए हैं। तो देखिए, जैसे पूजा घर है, इसमें पूर्व पद पूजा हो गया, उत्तर पद आपका घर हो गया। फिर माता पिता है, पूर्व पद माता और उत्तर पद आपका पिता। माता और पिता जब आपने विग्रह किया तो आपको के लिए का लोप हुआ था, पुनः आपको मिल गया। माता और पिता, और का लोप हुआ था तो यहाँ पर और मिल गया। नवरत्न में आपका पूर्व पद नव है और रत्न में आपका पूर्व पद उत्तर पद रत्न है। नवरत्न में आपका उत्तर पद रत्न है और इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो ये 9 रत्नों का समूह है। ठीक है। हस्तगत, हस्त पूर्व पद और गत उत्तर पद, हस्त में गया हुआ। अब यहाँ पर हमने भेद आपको बताए थे 6 भेद, लेकिन देखो इसमें क्या कहा गया है, समास के भेद मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। अब ये 4 भेद किस आधार पे होते हैं उसको भी सुने। जिन शब्दों में समास होता है, जिन दो शब्दों में समास होता है, उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के आधार पर। ठीक है। मुख्यतः तो इसके 6 भेद हैं, लेकिन प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर थोड़ा सा और इसको जो है भेद किया गया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। 6 ही भेद है। तो जिस समास में पहला शब्द जो है प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, प्रधानता के आधार पर कहा है। और जिस समास में
दूसरा शब्द जो है प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। जिनमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वो आपका द्वंद्व कहलाता है। जिसमें दोनों ही प्रधान होंगे वो द्वंद्व होगा, और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता है उसे बहुब्रीहि कहते हैं। इस आधार पर 4 भेद हुए हैं, लेकिन मैं आपको नोट में लिखा चुकी हूँ, उसके तो 6 भेद हैं। समास के यहाँ पर तत्पुरुष के नहीं, समास के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद, यहाँ पर आप समास लिखेंगे। समास के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र, वो तो विभाग किसके विभाग पर, प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, जिसमें कर्म धाराएं और आपका द्विगु समास की आया है। तो अगर हम यहाँ मोटा मोटा कहें तो 6 भेद हैं, जो कि हमने पहले भी लिखाया था। तो ये तो जानकारी के लिए है, बाकी हमने नोट्स में लिखाए थे 6 भेद। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्म धाराएं समास और बहुब्रीहि समास। तो 4 भेद हमने किए हैं प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर, तो उसकी परिभाषा भी इसी आधार पर आएगी, क्योंकि इसी के आधार पर तो इसके भेद किए गए हैं। तो पहला समास है अव्ययी भाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव और उस अव्ययी पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, इसमें पहला पद प्रधान होता है, यह अव्ययी होता है, इसलिए इसको जो है अव्ययी भाव समास कहा जाता है, ठीक है। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति अनुसार विग्रह करने पर, यथा समय, समय के अनुसार, प्रति क्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो। अब इसमें एक परिभाषा हम और लिखेंगे, इसमें पहला पद प्रधान या अव्ययी होता है। अब ये जो परिभाषा ऊपर लिखी है, ये क्या लिखी है, जो पहला पद है वो उस अव्ययी पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है। अव्यय क्या होते हैं, जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर नहीं परिवर्तन इसमें आता है। तो इसमें पहला पद अव्यय होता है। यथाशक्ति, तो पहला पद यथा है, तो यथा जो है आपका अव्यय है, ये बदलता नहीं है। यथा समय, इसमें यथा आपका, प्रति भी आपका अव्यय है, यथा भी, आ भी आपका क्या है, जीवन भर, आजीवन, जीवन भर, तो आ भी आपका क्या है, अव्यय है। भर पेट, भर भी आपका क्या है, यहाँ पर अव्यय है। तो जिसमें पहला पद अव्यय हो, या आप ऐसा ना लिखना चाहें तो इस समास में पहला पद जो है प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। तो अव्यय जो परिवर्तन ना हो, लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिसमें परिवर्तन ना हो, वो आपका अव्यय कहलाता है। तो लिख लीजिएगा अव्ययी भाव समास और उसकी परिभाषा, साथ में कुछ यहाँ उदाहरण। तो समास समस्त पद है आपका यथाशक्ति, और इसका विग्रह करेंगे शक्ति अनुसार, शक्ति के अनुसार। समस्त पद है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। समस्त पद है यथा समय, समय के अनुसार। प्रति क्षण, हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर। भर पेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर। आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, बिना खबर के। लेकिन इसमें कई जो हैं अपवाद भी हैं। हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता है,
परंतु समस्त पद जो है अव्ययी की तरह प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे घर घर, तो इसमें अव्यय नहीं है, घर और घर आपका, लेकिन ये जो समस्त पद है घर घर, ये अव्ययी भाव समास यानी अव्ययी भाव समास में यहाँ पर ये माना जाता है। रातों रात, तो इसमें भी आपका कोई भी पद अव्यय नहीं है, लेकिन समस्त पद यहाँ पर अव्ययी भाव समास माना जाता है। चलिएगा, दूसरा समास है यहाँ तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें पहला पद अव्ययी भी होता है, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ शब्दों में कोई भी पद अव्यय नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें समस्त पद आपका अव्ययी भाव समास माना जाता है। जैसे यहाँ पर घर घर, इसमें कोई भी पद अव्यय नहीं है। रातों रात में भी कोई भी पद अव्यय नहीं है, लेकिन जो समस्त पद है ये आपका अव्यय माना जाता है। समस्त पद आपका अव्यय माना जाता है। दूसरा बच्चों समास आता है आपका तत्पुरुष समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में पहला पद गौण यानी इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कारक के विभक्ति चिन्ह, कारक के विभक्ति चिन्हों को आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। किन किन विभक्ति चिन्हों का? इसमें कर्ता को छोड़ करके और संबोधन को छोड़ करके 6 जो कारक के भेद हैं, इन दोनों को छोड़ने के अलावा, तो उनके जो विभक्ति चिन्ह हैं वो यहाँ पर प्रयोग होते हैं, उनका लोप होता है। ठीक है, अब आपने कर्ता कारक के चिन्हों को कर्ता ने, चलिए आगे हम इसको कारक के आपने 8 भेद पढ़े हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, चलिए अपादान पता है आपका, संबंध, अधिकरण, अधिकरण, और अंतिम है यहाँ आपका संबोधन। संबोधन इसको हम करा चुके थे। तत्पुरुष समाज में क्या कहा कि इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कारक के 8 भेद हैं और इनमें कर्ता ने, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को के लिए या फिर को अपादान से अब 2 जगह चिन्ह आया से। ये जो से चिन्ह है ये अलगाव के लिए है।
या फिर अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, अलगाव या अलग होने के लिए। फिर आपका संबंध आता है। संबंध कैसे दर्शाते हैं आप? संबंध आप दर्शाएंगे का की के, का की के, रा री रे। अधिकरण में पर। और संबोधन करते हैं आप हे, अरे, ओ। ये आदि शब्द जो है यहाँ संबोधन के हैं। चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। अब तत्पुरुष समास से पहले हम एक नजर इस पर डालते हैं कारक के भेदों पर। अब देखिए क्या कहा है इसमें। कहा गया है कि इस समास में पहला पद तो गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। अब यही भाव में पहला पद प्रधान था तो दूसरा गौण था। यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद प्रधान है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि आपको कारक के विभक्ति चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन किन किन विभक्ति चिन्हों का? कर्ता और संबोधन को छोड़ करके। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के 6 भेद किए गए हैं। अब इससे पहले हम कारक के विभक्ति चिन्हों को यहाँ पर एक नजर डालते हैं। इसने कहा कारक को छोड़ देते हैं और संबोधन, कर्ता को छोड़ते हैं और संबोधन को छोड़, यानी कि कर्ता और संबोधन को छोड़ने के बाद संबोधन छोड़ देंगे और कर्ता छोड़ देंगे। इन दोनों के अलावा इन सभी चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है और इन्हीं आधार पर इसके 6 भेद हुए हैं। कर्म तत्पुरुष समास, इस आधार पर जब को चिन्ह का लोप होता है तो तब आप कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। तब आप कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है। इससे जब से चिन्ह का लोप होता है तो आप क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष समास। जब आपका के लिए या को चिन्ह का लोप होता है तो आप क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है। और इसको आगे लिखते रहें। जब से चिन्ह अलगाव के लिए तो तब आप क्या कहते हैं? इसमें आपका अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। चिन्ह है विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को अपादान से, अब से करण में भी आया है और इसमें भी आया है अपादान। अपादान में अलगाव होता है, कोई चीज किसी से अलग होती है ना। ठीक है। संबंध में आप काकी के, रारी रे आपका विभक्ति चिन्ह लगता है। अधिकरण में और पर, इन्हीं आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। पहले आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे इसको तत्पुरुष समास को करेंगे। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौण होता है, जबकि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है और दूसरा पद यहाँ गौण होता है। प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर 4 भेद हुए हैं। तो तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास में ये अंतर है। लेकिन तत्पुरुष समास के भी हमने क्या कहा है? 6 भेद हुए हैं, वो भी कारक के विभक्ति चिन्हों के आधार पर। तो जहां पर को विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वहां पर आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा। जहां पर से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वहां आपका करण तत्पुरुष समास होगा। जिस सामासिक पद में के लिए या को विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जहां पर से का लोप हो, से विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहां अपादान तत्पुरुष समास। और जिस सामासिक पद में का की के रा री रे का लोप हो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास आ जाता है।
और जहां पर में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास आ जाता है। इसमें हम कर्ता को और संबोधन को छोड़ देते हैं, जैसे कि हमने परिभाषा में पढ़ा था। चलिए आइए अब हम तत्पुरुष समास के भेदों को देखते हैं। तो जैसा कि हमने क्या कहा था, पहला है आपका कर्म तत्पुरुष समास। तो क्या कहा था हमने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। जैसे देखिएगा ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप, और जब आप इसका समास विग्रह करते हैं पुनः आपको इसके चिन्ह मिल जाते हैं। सब में को विभक्ति चिन्ह आपका विग्रह करने पर पुनः आया है। ठीक है, चलिए कर्म तत्पुरुष समास वह समास जिसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास आ जाता है। वहां पर आपका कर्म तत्पुरुष समास होता है। कर्म के बाद आपका आता है करण। कुछ और उदाहरण, शरणांगत यानी शरण को आया हुआ, सर्वप्रिय सभी को प्रिय। नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे आप करण तत्पुरुष समास। जिस समास में से विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहां पर आपका करण तत्पुरुष समास आ जाता है। जैसे भाव पूर्ण अर्थात भाव से पूर्ण, बाणाहत बाण से आहत, हस्तलिखित हाथ से हस्त से लिखित, बाण पीड़ित बाढ़ से पीड़ित। तो इसमें आपका से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। ठीक है, तो करण तत्पुरुष समास जिसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, जैसे आपका, तो इन उदाहरणों को लिखें। तो बच्चों इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने समास पढ़ा और समास में कितने पद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, साथ में हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास भी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।